Hello guys, welcome back to the CSC Gurukul. My name is Raman Mogan. Today we will take your essay enrichment program classes. तो हम इसमें क्या करने वाले हैं वो आपको मैं बताऊंगा. देखिए एससी इनरिचमेंट प्रोग्राम ये जो हमारा है ये केवल शॉर्ट्स पीरियड के लिए है. मतलब ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम जो है केवल हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में, ठीक है, यानी ये जो क्लास है, ये जो लेक्चर है, इसमें आपको बताएंगे कि ऐसे में क्या गलती करते हैं लोग, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, किस तरह से लिखेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने बताया एससी एनरिचमेंट प्रोग्राम का मतलब देखो ये है ना, ये प्रोग्राम वैसे ही नहीं है जैसे क्लासेस चलती हैं आपकी. ठीक है, क्योंकि एसए की अगर कोई क्लासेस होगी तो मुझे लगता है कि आपने जीएस में इतना पढ़ लिया है, आप इतना समझ लिया, आंसर राइटिंग आप लोगों ने कर ली है. हालांकि हमारे बैचेस भी चल रहे हैं आंसर राइटिंग के, हम उसमें बताते रहते हैं कि देखो आंसर राइटिंग जीएस में और एसए में ये डिफरेंस होता है. ठीक है, तो आप जीएस में इतना पढ़ लिए होते हो, ये अपने ऑप्शनल में, जैसे मान लिया हम फिलोसफी की बात कर ले या सोशियोलॉजी की बात कर ले, तो आप लोगों का इतना ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ लिए होते हैं कि आपको एसए में अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन सबसे बड़ी जो बच्चों के बीच प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि एसए का फॉर्मेट कैसे बना है. वही हम आज आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं. हालांकि आपको ये भी बताएंगे कि जो एसए होता है, एसए में कितना वेटेज किस सेक्शन को देना है. ठीक है, 3 सेक्शन आमतौर पे होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. ठीक है, कंक्लूजन पैरे के हिसाब से चलता है. यहाँ पे उसकी तरह नहीं कि आप पॉइंट्स लिख दो, पॉइंट्स नहीं, यहाँ पे पैरे के हिसाब से चलता है, क्योंकि हर पॉइंट्स का अपना एक पैरा होता है. ठीक है, तो आज हम उसी की बात करेंगे, तो चलिए करते हैं. ठीक है, फिर से मैं आपको आगाह करने वाला हूँ कि देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको स्पून फीडिंग कराएं. ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है. हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे लिखना होता है, लिखना आपको है. ठीक है, हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से वेटेज लेके चलोगे तो इतना होगा. ठीक है, तो चलिए. ठीक है, सबसे पहले हम बात करें एस्से यानी निबंध. निबंध के आजकल यूपीएससी में निबंध किस हिसाब से पूछा जा रहा है, किस तरीके का पूछा जा रहा है. ठीक है, तो यूपीएससी के हिसाब से निबंध 2 प्रकार के, एब्स्ट्रैक्ट और दूसरे कॉन्क्रीट. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वो होंगे जो फिलोसफिकल टाइप होंगे. कैसे होंगे? जो फिलोसफिकल टाइप होंगे. मान लिया कोई कोट दे दिया, कोई थीम दे दी, उस पर बता दिया कि जैसे मान लिया ड्रीम है, ड्रीम एक थीम है, ड्रीम को लेकर के, ठीक है, फिलोसफिकल ऐसे लिखना आपको 1200 से 2000 वर्ड के बीच. ठीक है, वैसे ही कॉन्क्रीट में क्या होता है, कॉन्क्रीट में जो लाइक डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी, सोशल और आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इस तरह की कॉन्क्रीट सब्जेक्ट में आते हैं. ठीक है, करेंगे इन पे भी बात हम करेंगे. सेम इनका भी वही है कि नहीं आप वर्ड घटा दो, फिलोसफिकल में आप ज़्यादा कर दो और आप कॉन्क्रीट में आप कम कर दो, ऐसा नहीं है. सब में बराबर ही वर्ड रखना होता है, वर्ड लिमिट यहाँ पे फिक्स है. ठीक है, तो चलिए अब देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा कि जो जनरल स्टडीज़ है और जो एसए हैं, दोनों में तालमेल डिफरेंस क्या है. ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि सभी को पता है, सिलेबस सबने अच्छे से पढ़ा है. ठीक है, मेंस का सिलेबस सभी ने आमतौर पे लोगों की उंगलियों पे होता है, तो मुझे तो लगता नहीं कि मुझे कुछ अलग से कुछ बताना हो. देखो यहाँ पे पेपर 1 जीएस मेंस का ठीक है 250 मार्क का होता है. टोटल जो आपकी मेरिट होती है वो 1750 में से लगती है. ठीक है, यानी 1750 से, उसमें 250 मार्क्स का आपका केवल एसए होते हैं. ठीक है, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे की. ठीक है, एसए रिक्वायर करता है, देखो मैंने बताया ना, 1000 से 1200 वर्ड इच. एक जो एसए है, 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी. ठीक है, एक सेक्शन में से 4, एक सेक्शन में 4 में से एक आपको सिलेक्ट करना होता है, इस 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना होता है. ठीक है, उसमें से आप लिखोगे. ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, या फिर शेड्यूल्ड जो 8 शेड्यूल है आप भारत के संविधान की, उसमें से कोई भी भाषा आप चूज कर सकते हो. ठीक, हाँ, तो अब बात कर रहे थे हम जीएस स्टडी यानी जनरल स्टडी, जीएस और एसए. ठीक है, एसए की डिफरेंस की देखो,
जीएस में क्या होता है कि जो आपके फैक्चुअल यानी आपके फैक्ट बेस्ड नॉलेज होती है आपकी, वो चेक की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपको टेस्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, बैलेंस पर्सपेक्टिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई राइटिंग क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है, ठीक है। और एस्से क्या है, आपका बैलेंस अप्रोच। देखो एस्से में ना सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है कि आप बैलेंस अप्रोच है कि आपकी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपके बैलेंस पर्सपेक्टिव और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक लो हमने ये दिया हुआ है लेंस, सर इसको बोलते हैं द सिविल सर्वेंट लेंस। इसमें क्या है, इवैल्यूएटर्स आर लुकिंग फॉर ए माइंड दैट इज फंडामेंटली न्यूट्रल, highly constructive and deeply empathetic. The essay is an X-ray of your world view. तो essay क्या है, मैंने यहाँ पे बताया था, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करेगा, आपके क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को चेक करेगा, आपके बैलेंस पर्सपेक्टिव है नहीं, आप किसी के बायस तो नहीं हो। अब देखो बायस के भी आयाम होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट सेंट्रिक, राइट सेंट्रिक, ठीक है, और एक होता है सेंट्रिक, ठीक है। ये मैं यहाँ पे सेंट्रिक वर्ड जोड़ के चल रहा हूँ, यहाँ पे सेंट्रिक वर्ड जोड़ के चल रहा हूँ। अब इनके भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, ठीक है। तो हमें एक्सट्रीम नहीं होना है किसी में भी, ना तो हमें लेफ्टिस्ट होना है ना हमें राइटिस्ट होना है, ठीक है। हमें बैलेंस अप्रोच रखनी है, ठीक है। समझ में आया? ये होता है, इसीलिए तो यहाँ पे लेंस, क्योंकि इवैल्यूएटर क्या ढूंढ रहा है आप में, इवैल्यूएटर ऐसा माइंड ढूंढ रहा है जो फंडामेंटली न्यूट्रल हो, किसी के बायस में ना हो, ठीक है। दूसरी बात, हाईली कंस्ट्रक्टिव हो, डीपली एम्पैथेटिक हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे ना ये आपका व्यू जानता है, एक एक्सरे होता है। जब आप इंट्रो लिखते हो ना, इंट्रो में ही बता देता, आमतौर पे जो इवैल्यूएटर होते हैं वो पकड़ लेते हैं कि इंट्रो में बंदा क्या लिखने वाला है बॉडी में, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बात करेंगे एक दो, जैसे ड्रीम को लेकर के बात करेंगे, ट्रुथ को लेकर के बात करेंगे, सबका अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव होता है। देखिए वो कहते हैं ना हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव अलग होता है। जैसे मैं किसी इंसान को देख करके अपने हिसाब से उसको इवेलुएट करूँगा, उसका इवेल्युएशन अपने हिसाब से करूँगा कि वो सच बोलता है, वो झूठ बोलता है, ठीक है। दूसरा जो होगा वो ऐसा होगा, हो सकता है वो मेरे सामने झूठ बोल रहा है, दूसरे वाले के सामने हमेशा सच ही बोलता है, तो उसका पर्सपेक्टिव उसको लेकर के सच है, मेरा पर्सपेक्टिव उसको लेकर के झूठ है, ठीक है। तो ये होता है पर्सपेक्टिव जानना। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी मैंने बात करी थी, दो टॉपिक होते हैं, सॉरी सेक्शंस दो होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों में चार चार टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं, चार में से एक एक आपको करना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ गोल्डन रूल हमने दिए हुए हैं। गोल्डन रूल क्या है? यू मस्ट कंकर एग्जैक्टली वन टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन, बोथ डिमांड इक्वल रेस्पेक्टिव कैरिंग 125 मार्क्स। चार के भाई सेक्शन ए में 4 है, सेक्शन बी में 4 है, ठीक है। चार में से एक करना होता है, ठीक है। एक 125 नंबर का होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 250 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टोटल, हाँ मैंने बताया ना 250 नंबर हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकल नोट्स हैं, क्यों कुछ पीवाई को इम्पेरेटिव, ठीक है, इम्पेरेटिव्स पीवाई को। देखो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं आपका लेक्चर लेने आता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि मैं सबसे ज़्यादा जोर किस पे देता हूँ? पीवाईक्यू पे। पीवाईक्यू कीजिए, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू हमें ये बताते हैं कि कौन सी थीम कब रिपीट होनी है, डीप कितना जा रहा है, ऊपर कितना है, ठीक है। जो हमारा एग्जामिनर है, जो एग्ज़ाम सेट कर रहा है, या जो, ठीक है, या जो हमें एस्से दे रहा है, ठीक है, हमारे पेपर सेट कर रहा है, वो कितना डीप गया है, ये सब हमें पीवाईक्यू से आमतौर पे पता लग जाता है। यहाँ पे लिखा डू नॉट वॉक इनटू द एग्जामिनेशन रूम ब्लाइंड, अंधों की तरह नहीं, कभी चूज ही नहीं करना अंधों की तरह, ठीक है। मेटिकुलसली रिव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू टू डिकोड द यूपीएससी इवॉल्विंग थीमेटिक ट्रेंड्स, द टॉपिक चेंज बट द अंडरलाइंग थीम रिपीट। अभी बोला मैंने कि भाई ये जो अंडरलाइंग थीम होती है ना वो रिपीट होती है, टॉपिक में भी चेंज हो सकता है। अब ये तो है नहीं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट पूछ रहा था, इस बार एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं पूछे, इस बार कॉन्क्रीट सारे पूछ लिए, नहीं, फिक्स है, ठीक है। फिलोसॉफिकल का मतलब, ठीक है। अब देखो आमतौर पे 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। पहले की बात करें तो फिलोसॉफिकल, या इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव।
अभी मैंने बात करी थी एब्स्ट्रैक्ट, जब हमने एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, कॉन्क्रीट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो फिलोसफिकल होते हैं, फिलोसफिकल हमेशा फोकस करता है आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, ह्यूमन वैल्यूज, लाइफ लेसन एंड इंट्रोस्पेक्शंस, ठीक है। आपसे रिलेटेड भाई आपकी ठीक है, कोई कोट दे दिया, मान ले गांधी जी का कोट दे दिया, ठीक है, कि सत्य अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, सत्य को कभी आँच नहीं है, ठीक है। इस तरह के कोट्स दे दिए, अब उन पे लिखिए आप 1200 वर्ड, लिखिए आप 2000 वर्ड आराम से, ठीक है। तो ये फिलोसफिकल है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके व्यू पॉइंट आएंगे ना, आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, आप किसी टॉपिक को लेकर के कितना सोच रहे हो। देखो पहली बात तो ये, अभी हम बताएंगे स्ट्रेटेजी कैसे कैसे आपको टैकल करना है ऐसे को जब लिखने बैठोगे आप, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे अभी जिक्र कर ही रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, रियलिटी इज ए परसेप्शन नॉट ए ट्रुथ। अब देखो ये एब्स्ट्रैक्ट है रियलिटी को लेकर के, रियलिटी क्या एक परसेप्शन है, एक सच्चाई नहीं है, ठीक है। अब इस पर लिखिए आप 1200 वर्ड। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, देखो अब मैं ये यहाँ मैं ये कह ही नहीं सकता कि आप यहाँ पे जीएस की नॉलेज यूज नहीं करोगे, करोगे, सोचोगे ना भाई, लिखोगे ना, कुछ अपना पर्सपेक्टिव दिखाओगे ना उसको, ठीक है, तभी तो आप उसमें समझ पाओगे। दूसरा आता है आपका डेवलपमेंटल या इन्वायरमेंटल। अब ये जो है ये सब कॉन्क्रीट है, ठीक है, इनको बोलते हैं कॉन्क्रीट सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे किस किस पे फोकस करेगा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोलॉजी, रिक्वायर कोज इफेक्ट, लॉजिक एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, डेवलपमेंट विदाउट प्लानिंग इज लाइक ए शिप विदाउट ए रडार। कॉन्क्रीट है, फिलोसफिकल में रख सकते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट है। यहाँ पे आपको फैक्ट डेटा देना पड़ेगा, फैक्ट डेटा देना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप? ऑनलाइन में कोई यहाँ तक किसी को कोई इशू, अभी समझा रहे हैं, कोई बात नहीं। तीसरे टाइप आते हैं आपके सोशियो इकोनॉमिक, इनको बोलते हैं पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल, सॉरी पॉलिटिक्स बोल पॉलिटिकल। किस पे फोकस करता है, करंट इश्यूज पे, गवर्नमेंट स्कीम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, रिक्वायर्ड डेटा एंड बैलेंस एनालिसिस, ठीक है। अब जो ये मैं टॉपिक्स बात करता जा रहा हूँ आगे के टॉपिक्स, ये कॉन्क्रीट, ये भी कॉन्क्रीट का पार्ट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, कास्ट सिस्टम इज ए कोर्स ऑन इंडियन सोसाइटी। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि कास्ट सिस्टम से कितना नुकसान, कितना, ठीक है, कितना पिछड़ापन है भारत देश में, डेटा देना पड़ेगा। महिलाओं की स्थिति को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट होता है, लेकिन एक्चुअल उसका इमेज क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट लेके आनी पड़ेगी आपको डेटा, चाहे वो आप एनसीवीसी का डेटा लो, चाहे वो एनएफएचएस का डेटा लो, ठीक है, चाहे वो पीएलएफएस का डेटा लो, पीडिक लिवर का जो डेटा आता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आर्ग्यूमेंटेटिव और कॉन्टेम्पररी, ठीक है। ये फोकस करता है आपका डिबेटेबल बाइनरीज, रिक्वायर द प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ व्यू एंड लॉजिकल सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे दोनों लॉजिकल और आपका जो व्यू है, सिंथेसिस व्यू है उनका। इसका एग्जांपल दे रखा है, सोशल मीडिया इज ए बैन मोर देन ए बून। अब सोशल मीडिया का फायदा, सोशल मीडिया का नुकसान, वही सोशल मीडिया का एक दो-धारी तलवार है, जितना फायदा उतना नुकसान। हेट स्पीच जैसी समस्याएं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जैसी समस्याएं, ठीक है ना, और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, पेगासस जैसे, तो जैसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। आगे बिल्डिंग द आर्सेनल, यानी किस तरह से हमें फैक्ट डालने हैं, सर्वेज को हम यूज करेंगे, ठीक है, किस डेटा को कितना कहाँ पे रखना है, ये सब हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक रिफाइन आउटकम लिया है, रिफाइन आउटकम्स लिया है, इसका कलर चेंज कर लिया जाए। नीति आयोग इकोनॉमिक सर्वे, उनकी रिपोर्ट, क्वालिटी एडिटोरियल एंड ओपिनियन कॉलम, हिस्टोरिकल बायोग्राफीज एंड वर्ल्ड लिटरेचर। अब मैं आपको मैं बताऊं, जो सबसे बड़ा एस्से में यूज किया जाता है ना डेटा, वो कहाँ से आता है।
आप लोग सभी को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होगी, एडिटोरियल सब पढ़ते हैं, ओपिनियन पेज सब पढ़ते हैं, मैगजीन सब पढ़ते हैं। ऐसे में वो सब चीज़ें वहीं से मिलती है, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर का कौन सा पार्ट्स? एडिटोरियल, ओपिनियन। अब ओपिनियन देखो, ओपिनियन पढ़ने का सबसे बढ़िया फ़ायदा क्या है, ये कि एक तो ओपिनियन आप उसका पढ़ रहे हो जिसका आप पढ़ रहे हो, जो राइटर है न्यूज़पेपर में जिसने लिखा है। दूसरा आपका ओपिनियन, आप उसके ओपिनियन से कितने सहमत हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपका ओपिनियन यहाँ इम्पोर्टेंट रखता है, लेकिन तब जब आपकी जो आपकी अप्रोच है वो बैलेंस हो। अब ये नहीं कि आप किसी के बायस्ड हो, किसी के सेंट्रिक हो, या फिर आप किसी से अनबायस हो, किसी से सहमत नहीं है आप, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि एक वेटेज जो आता है ना, आपका जो एक वजन आता है आपका कंक्लूजन में या आपकी बॉडी में, वो अनबायस होके ही आता है, ठीक है। अनबायस होके मतलब आप किसी के बायस नहीं होंगे, ना किसी के अगेंस्ट में होंगे, ना किसी के फेवर में होंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंस अप्रोच, ठीक है जी। हाँ, अभी चलते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया ये देखो, ये होता है डेटा यूज़, डेटा कहाँ से लें, ठीक है। न्यूज़पेपर का मुझे तो नहीं पता कि आप लोगों को न्यूज़पेपर के बारे में कितना पता है, लेकिन न्यूज़पेपर में भर भर के इन्फॉर्मेशन आती है। आप जितना लूट सके लूट लो, वो वाला मसला होता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपका बेस अच्छा है ना, तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल न्यूज़पेपर पढ़िए आप। कीवर्ड्स हैं, उनको आप अपने फाउंडेशन से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपना न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर में आप पढ़िए, जितना डेटा पढ़िए आप। कोई अलग से क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सपेक्टिव, मैं आप पे थोप नहीं रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे एक प्रैक्टिस है, ऐसे सीखने वाली चीज़ है, ऐसे रटने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इनपुट में देखो, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होता है वो फिल्टर करते हैं किसके आधार पे, न्यूट्रलिटी के आधार पे, एम्पैथी के और कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन के, ऑप्टिमाइज्म के आधार पे। अब देखो यहाँ पे आया पर्सपेक्टिव बैंक, हाईली ऑर्गेनाइज रेस्पिरेटरी ऑफ द डाइवर्स एंटीसीडोट्स, स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स एंड फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क रेडी फॉर इमीडिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। आपने डेटा लिया, डेटा को आपने यूज़ किया, ठीक है, यूज़ करके एक बहुत अच्छा आपने एस्से लिख दिया, ठीक है। अब एस्से इनरिच था किससे? डेटा से, फैक्ट से, आर्ग्यूमेंट से, व्यू पॉइंट से, ठीक है। तो यही तो है, बॉडी में लिखना ही क्या होता है, ये तो लिखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, क्या सवाल था आपका? न्यूज़पेपर का ओपिनियन। देखो ओपिनियन का मैं जैसे, आज कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़े हैं? सुबह नहीं पढ़े? कोई बात नहीं, जाके पढ़ना ओपिनियन पेज, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आया हुआ है, उस पर उन्होंने डेटा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने अभी NHS 6 का डेटा पढ़ा है? सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें डेटा के पैरामीटर्स सबने पढ़े हैं। डेटा के पैरामीटर किस आधार पे लिया गया हुआ है? हाँ, ऑनलाइन सब लोग, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए जी। हाँ, पैरामीटर्स, डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़, सपोर्ट सिस्टम, स्कीम्स, सबकी बात हुई है ना। तो ये डेटा क्यों कॉन्क्रीट पे सीधे यूज नहीं करोगे आप? नेशनल बिल्डिंग में कितना पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, गिग इकोनॉमी पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हाँ जी, ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा, हाँ, यस्सी का सवाल अच्छा है आपका। एसए में जो स्ट्रेटेजी होती है, ये पूछ रही हैं, अभी उनका सवाल है। देखो, सबसे पहली बात है कि बार बार बैलेंस अप्रोच का यही मतलब होता है कि बैलेंस अप्रोच का मतलब आप किसी के बायस नहीं रहेंगे, आप अनबायस होकर चीज़ें लिखेंगे। भाई देखो, कोई भी आर्गुमेंट दे रहे हैं आप, किसी की निगेटिविटी दे रहे हैं, किसी स्कीम की, कोई स्कीम फेल हो गई, ठीक है, उसकी डेटा फैक्ट दीजिए ना, उसको बैलेंस करिए ना डेटा फैक्ट के साथ, उसमें से आप अपने आप को निकाल लो। यहाँ पे आपका कोई व्यू पॉइंट थोड़ी ना है,
आप एनसीबीसी का डेटा यूज कर लीजिए, एनएफएचएस का डेटा यूज कर लीजिए, पीएलएफएस का डेटा यूज कर लीजिए। हाँ ठीक है, तो यही तो है। मान लिया आपने पॉइंट्स लिखा, चैलेंजेस आप लिख रहे हैं, जीएस में लिखते हैं ना आप, एसए में भी वैसे देखो, एसए जीएस से अलग है, ज़्यादा नहीं लेकिन अलग है, लेकिन वहाँ पे आपके व्यू पॉइंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, चलो आया समझ में आपको ये सीखा? गुड। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे एक मेथड है, हम जो मेथड यूज करते हैं इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम मेथड। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी है एसए को टैकल करने की। ठीक है, शुरू के जो 25 मिनट होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, समझ में नहीं आता। कई बार क्या होता है, 4 टॉपिक सेक्शन ए में है, 4 टॉपिक सेक्शन बी में है। ठीक है, सेक्शन ए के चारों आते हैं, सेक्शन बी का एक भी नहीं आता। होता है ना, सबके साथ होता है। टेस्ट में भी अभी देखेंगे, कोई बात नहीं, अभी 2-4 दिन में टेस्ट चलेंगे आपके। ऑनलाइन में किसी लोगों ने मेंस दिया हुआ है? हाँ जी नरेंद्र जी, गुड। ऐसे ही होता है ना कि 4 टॉपिक इस ए में दिए हैं सेक्शन, 4 टॉपिक बी में दिए हैं, और सेक्शन ए के हमें सारे आते हैं, बी के एक नहीं आता। लेकिन दुविधा ये है कि चारों में से एक करना है, ये होता है ना। तो कैसे? देखो कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमें चारों आते हैं, लेकिन रियलिटी होती है हमें चारों में से कोई एक ही आता है। थोड़ा 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 चारों आते हैं। हाँ, तो यही तो स्ट्रेटेजी बताएंगे अभी। आमतौर पे क्या होता है, मान लिया आपको चारों आते हैं, चलो मैं ये छोटा, अब मैं यहाँ पे ये भी मान लो आपको 8 आते हैं, 8 में से कोई भी पक्का पूरा एक नहीं आता आपको। अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वही सीरीज में यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। देखो सबसे पहले स्पेक्ट्रम का एस हम लेके आए, एस फॉर सिलेक्शन वाइजली। सबसे शुरू के 10 मिनट डाउन, 10 मिनट ले रहा है, आप ले लीजिए टॉपिक सेक्शन के लिए। ठीक है, ऐसे ना सिलेक्ट करें अंधों की तरह कि जो आया चलो शुरू। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, रीड ऑल टॉपिक्स होलिस्टिकली, डू नॉट जंप एट द फर्स्ट फैमिलियर कीवर्ड्स। आपको मान लिया कोई कीवर्ड समझ में आ गया, जंप मत करो, पूरा 10 मिनट लो, सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। स्पेक्ट्रम मेथड का मतलब ही अभी समझा देंगे आप। स्पेक्ट्रम मेथड अगर समझ में आया ना आप, ऐसे आपके लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। मैं हमेशा ऐसे में अच्छा स्कोर करता हूँ, 180 तक मेरा स्कोर गया है, 190 भी मैंने स्कोर किया है। टेस्ट में भी इतना ही करता था मैं, आज भी मेरा स्कोर इतना ही रहता है, 170 के अबव रहता है। ठीक है, चूज ए टॉपिक यू अंडरस्टैंड डीपली, नॉट जस्ट वन यू हैव मेमोराइज फैक्ट। ऐसे आपको चूज नहीं करना है कि थोड़ा सा अच्छा ठीक है इसमें ये कर दूंगा, इसमें वो कर दूंगा, इसमें हुआ, लेकिन लिखने बैठे पैनिक हुए, खत्म, कुछ भी नहीं लिख पा रहे। बाद में फिर याद आ रही यार ये जो टॉपिक 2 था इसमें मैं अच्छा लिख सकता था, तो अपने आपने वो भी ख़राब कर दिया। इसलिए शुरू के 10 मिनट लीजिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अच्छे से समझिए, टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए कम से कम 10 मिनट लीजिए आप। 3 घंटा है आपके पास। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि जो ऐसे लिखेगा, स्पीड तो होगी सबकी लिखने की। चूज टॉपिक होगी, अवॉइड टॉपिक्स दैट यू आर ओवरली टेक्निकल और ट्रिगर एक्सट्रीम इमोशनल बायस। किसी टॉपिक से इमोशनल बायस नहीं होना है कि नहीं ये तो क्या बोलते हैं, ये तो कॉन्क्रीट है, या फिर ये तो टेररिज्म पे है, या ये टूरिज्म पे है, ओहो मैं इसमें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। नहीं, यूपीएससी स्मार्टली काम करता है। ऐसे ही नहीं कि आया ये स्टेट पीसीएस डायरेक्ट, ये जो होता है स्टेट फॉरवर्ड पूछता है स्टेट पीसीएस में, वैसे यूपीएससी में नहीं है। आधा स्टेटमेंट अलग होगा, आधा स्टेटमेंट अलग होगा। आधा तो आपको आता, आधा नहीं आपको आता। आधे में क्या करोगे, खराब कर लोगे। तो पूरा टाइम लीजिए। इसके बाद आता आपका पी का मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आउटलाइन। यहाँ पे आप पूरा 15 मिनट लेंगे। टॉपिक सिलेक्शन आपने कर लिया 10 मिनट में, ठीक है। अब आप उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, उसमें रखेंगे आप मुझे क्या लिखना है, इंट्रो में क्या करेंगे, बॉडी में क्या रखना है, कौन कौन से टॉपिक मुझे रखने हैं, उसके बाद कंक्लूजन क्या होगा वो यहाँ पे लिखा है। ड्राफ्ट योर कीवर्ड्स
ऑन द रफ पेज, एक रफ पेज ले लीजिए पीछे, ठीक है। मान लिया टूरिज्म पे है, ठीक है, इंट्रो, उसके बाद बॉडी में आ गए, बॉडी में मान लिया कोई स्टोरी आपने रखी, ठीक है, स्टोरी या कोई डेटा फैक्ट रखा, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दिया कि इंडिया का इतना ज़्यादा इतना इतना शेयर है, ठीक है। इकोनॉमी ऐसे बायस, इकोनॉमी ऐसे डिपेंड करती है, ठीक है। टूरिज्म इकोनॉमी इंडिया की बहुत अच्छी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो केवल टूरिज्म पे चलते हैं, ठीक है। फिर उसके आप चैलेंजेस दिखाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना पार्ट्स है, ठीक है, मतलब कितना अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, इस तरह के पॉइंट्स रखेंगे। आगे नीचे आप कंक्लूजन दे देंगे। ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ में आया? आगे मैप आउट डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल्स स्पैनिंग हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड लिटरेचर, ठीक है। यहाँ पे करंट अफेयर लिटरेचर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखो, लिटरेचर करंट अफेयर की बात या हिस्ट्री की बात इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं तो जो जिसमें डायरेक्ट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया टूरिज्म का डेटा हम करंट अफेयर, ठीक है। और अगर फिलोसफिकल रखें हम, मान लिया ड्रीम्स की मैंने बात करी थी, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का आप यूज कर लीजिए, जूनियर मार्टिन लूथर किंग का कोट्स ड्रीम को लेकर के आगे आएगा, कोई बात नहीं, बात करेंगे उस पर भी। लिटरेचर, ठीक है, मुगल आर्ट टूरिज्म में यूज कर लीजिए कि आज का आर्ट और मॉडर्न आर्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, जो वर्ल्डली इंडिया के जो अजूबे हैं या इंडिया की जो हेरिटेज साइट्स हैं वो वर्ल्ड की टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। रखिए आप, नाम यूज कीजिए। आगे, look in your thesis statement the central arguments your entire essay will be depend, do not skip this phase। क्या कहा मैंने कि भैया जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है ना आपके पूरे के पूरे एस्से का, वो ही डिफेंड करता है, ठीक है। इसको कभी स्किप नहीं करना, ये फेस स्किप होती ही नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आपको नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं है भाई। आप अगर कोई छोटी सी स्टोरी या कविता भी लिखने जा रहे हो तो पहले सोचोगे ना, पहले उसको दिमाग में सोचोगे, उस दिमाग में उसको बनाओगे कि हाँ मैं ये कैरेक्टर को यहाँ पे रखना है, ये कैरेक्टर का ये काम होगा, ये कैरेक्टर ने ये किया, ये कैरेक्टर ने ये किया। वैसे ही एस्से है। जब मैं एस्से के क्लासेस ले रहा था तो हमारे टीचर थे एस्से वाले, जिन्होंने हमें एस्से लिखना सिखाया था, माफ़ कीजिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ठीक है, कर भी सकता हूँ लेकिन नहीं चाहता क्योंकि सर रेस्पेक्टेड है हमारे। तो सर का पहला सवाल यही होता था कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे सबसे शुरू में ऐसे गाय पे लिखा है। लगभग सभी स्कूल वाले बच्चे हैं तो सबने गाय पे लिखा होगा, होली दिवाली या मेरी यात्रा। तो वो एस्से और इस एस्से में बहुत अंतर है। उसमें आप रटा रटा इफेक्ट झोंक दोगे कि गाय के एक पूंछ होती है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की 1 नाक होती है, 2 आँखें, 2 कान, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपने जो गेन किया है उस पर अपना व्यू पॉइंट रखना है, उसको व्यू पॉइंट रखते हुए उसमें आर्ग्यूमेंट देने हैं, बैलेंस करना है आर्ग्यूमेंट को, ठीक है, वो लिखना है। यानी यहाँ पे अब आप ऐसे लिख रहे हो जैसे एक थीसिस लिख रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पी के बाद आता है आपका ई फॉर एक्सप्रेसिव इंट्रो, 10% रूल। हम ये रूल हमेशा हर इंट्रो में यूज करते हैं, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो एसए हो, 10% रूल। और दूसरी बात, एसए और जीएस में एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये कि इंट्रो में ही राइटर यानी जो आंसर लिख रहा है, यानी आप बच्चे स्टूडेंट, वो ये बता देता है कि मैं बॉडी में क्या लिखने वाला हूं, ठीक है। नेवर यूज ए, ठीक है, अब यहाँ पे नेवर यूज ए डिक्शनरी डेफिनेशन, ओपन विद ए स्टार्टिंग एनसीडोट, ए री थियोरेटिकल क्वेश्चन और स्टार्टलिंग फैक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, फॉर एन एसे ऑन ड्रीम्स डिस्क्राइब मार्टिन लूथर किंग जूनियर पेंटिंग ए ड्रीम ऑन ए अगस्त नाइट इन 1963, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भाई आपका जो एसे उसको ऐसे यूज मत कीजिए कि जो डेफिनेशन है डेफिनेशन से शुरू कर दिया। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे बात करी थी टूरिज्म की, तो आप टूरिज्म की डेफिनेशन लेके शुरू कर दिया आपने, नहीं,
ऐसे नहीं करना है। टूरिज्म के रिलेटेड कोई स्टोरी रखिए आप, कोई कोट्स रखिए, ठीक है, कोई पैरा ले आइए, चाहे वो वेदा से हो, चाहे वो श्रीमद् भागवत गीता से हो, ठीक है। क्योंकि जब वनवास के लिए राम जी, यहाँ पे हम रामायण की बात कर लें, ठीक है, वैसे ही जब पांडव अपना राजपाट छोड़ के जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो एक्सपीरियंस होता है ठीक है, टूरिज्म को लेके, सॉरी एक यात्रा को लेके, ठीक है, वैसे ही राम जी का। तो इस तरह के आप पैरा यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई घटना ऐसी घटी उसको यूज़ कर सकते हैं सीधा। तो उसमें क्या है कि उसमें है ना रिफ्लेक्ट होता है आपका, ठीक है। हाँ जी विकास, आप समझ रहे हैं? प्रवचन ही दे रहा हूँ मैं। कोई ये भी टेस्ट रहेगा 3 दिन बाद, जब देखते हैं आपको ऑनलाइन में। कोई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई है? पीछे तक जितना समझाया नहीं, अभी पूरा नहीं समझाया, अब समझाऊंगा। ये स्पेक्ट्रम रूल, मतलब मैं तो ये कहता हूँ ये बेसिक फंडामेंटल्स है एससी राइटिंग का, ठीक है। ये अप्रोच है, स्पेक्ट्रम अप्रोच है एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, C4 कोर बॉडी, यानी आपका जो पिरामिड है वो आपको रखेगा 70%। एक्सपेंड योर आर्ग्यूमेंट अक्रॉस डायमेंशंस। अब डायमेंशंस क्या क्या होंगे? वो टेम्पोरल, जिसको बोलते हैं पास्ट और फ्यूचर के आधार पे, स्पेटियल, इंडिविजुअल टू वर्ल्ड, एंड सेक्टोरल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। ये आपके डायमेंशंस होने चाहिए आपके आर्ग्यूमेंट्स के, ठीक है। स्पेशली सबसे ज़्यादा ये कॉन्क्रीट में हम यूज करते हैं, हालांकि सब्सेक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस बार बहुत एक टॉपिक आया था वो याट को लेके, ठीक है। उसके बाद आता आपका टी फॉर थ्रेडिंग एंड इंटरलिंकिंग। डू नॉट जस्ट डम्प फैक्ट को ऐसे नहीं डंप कर देना है। कनेक्ट ए विलेज एंसीडोट टू ए मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक्स एंड टाइज इट इनटू ए फिलोसॉफिकल ट्रुथ। ड्रा अपॉन कौटिल्य, गांधी एंड द यूएन सीमलेसली, ठीक है। सीधा आप फैक्ट नहीं रखेंगे, फैक्ट को किसी के साथ जोड़ के रखें, ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि देखिए आपको पहली बात तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना सभी लोगों के, स्पेशली हम इंजीनियर्स के साथ, वो ये आती है कि यार 1200 वर्ड या 2000 वर्ड या 1500 वर्ड कैसे लिखें? हमने तो लिमिटेड पढ़ा है, हम तो लिमिटेड पढ़ के आए हैं ना। यही होता है ना आप लोगों के साथ भी, जीएस में भी यही होता होगा। चलो एसए में तो ठीक है, अच्छा जीएस में नहीं होता। जीएस में सबसे पहले डर लगता होगा कि इंट्रो कैसे लिखे हैं। इंट्रो सिखाया ना, 2-3 वीडियो डाला है, प्रोग्राम चल रहा है सबका। हाँ जी मानविंदर जी, चल रहा है ना? हाँ वैशाली, चल रहा है ना? कॉपियाँ मिल गई सबको ऑनलाइन में? कोई ऑनलाइन वाले बच्चों को कॉपी मिल रही है ना? बराबर मिल रही है ना चेक होके? हिंदी वाले बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वालों को तो सर विशु सर देख रहे हैं ना, मिल रही है ना सबको बराबर? इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि एवरी संडे एक एसए का टेस्ट रखेंगे आपको। आज ये सिखाने के बाद एवरी संडे हम आपको एसए का टेस्ट रखेंगे, एक एसए दिया जाएगा। ऐसे शुरू कर देते हैं अभी थोड़ा थोड़ा, क्या कि मैं सोच रहा था कि भाई मेंस है ही ना सामने, ठीक है, तो कर देते हैं अब शुरू। काफ़ी टाइम पहले हमने चलाया था ना, ये चल रहा था पहले भी। कोई है यहाँ पे पिछले साल वाला बच्चा, पिछले प्रोग्राम से? अच्छा आप हैं, पूरा नहीं किया था। एससी इनरिचमेंट प्रोग्राम तो लिया होगा ना? अच्छा यहाँ से नहीं लिया था कोई बात नहीं, कोई कहीं से तो लिया था ना। अच्छा चलिए, देखो टाइम कम है तो करते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे टेक्निकलिटी आप सीख लो, एससी की आप टेक्निकलिटी सीख लीजिए, आप टेक्निक्स सीख लीजिए आप, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है।
जैसे मैं कहता हूँ जीएस में आंसर राइटिंग में कि आपके पास जो है उसको एक वेल मैनर्स में आप लिख दीजिए, वैसे ही एसए है, एसए की एक टेक्निक होती है जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, उस टेक्निक के आधार पे आप चीज़ों को लिख दीजिए। देखो जीएस में और एसए में एक छोटा सा जो मैं पर्सनली अंतर देख पाया हूँ, अंतर ये है कि एसए में क्या है, आप फैक्ट्स को सीधा डम कर दोगे, सॉरी एसए में नहीं, जीएस में, ठीक है। और एसए में क्या है, ये रहा एसए, ठीक है। एसए में ऐसा नहीं होता है, एसए में मान लिया आपको फैक्ट देना है तो फैक्ट से पहले आप बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम का निवारण देते हुए, निवारण यानी सजेशन देते हुए आप फैक्ट से उसको, यानी प्रॉब्लम को आप फैक्ट से सेटिस्फाई कराओगे, ठीक है। सेटिस्फाई कराने के बाद आप जो भी सजेशन दे रहे हो, सजेशन मस्ट बी बैलेंस। ये नहीं कि आप एक्सट्रीम हो गए कि नहीं जब ये स्कीम काम नहीं करे तो उसको उखाड़ के फेंक दो, नहीं भाई, सजेशन दीजिए ना, आप क्यों उखाड़ दीजिए, पैसा नहीं लगा उसमें, आपका टैक्स नहीं लग रहा है जेब से आपकी, हाँ, आप ही के वेलफेयर क्या है ना, समझ आ रहा है आपको, ये है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपके टी फॉर थ्रेटिंग एंड इंटरलिंकेज। उसके बाद आता आपका आर फॉर रिफ्यूट या काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। ये अब से आपका बॉडी चल रहा है, ठीक है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, अभी मैंने स्कीम्स की बात करी थी। दिस इज व्हाट सेपरेट एवरेज मार्क फ्रॉम top tier scores. Dedicate one to paragraph to opposing view using framing like critics, however, argue that, refute the point logically or concede it gracefully before moving forwards. जाने से पहले ब्रिजिंग वर्ड होते हैं, ब्रिजिंग वर्ड आपको यूज करना ही है। ब्रिजिंग वर्ड देखो ये क्या है कि मान ली ये आपका ना एक बैलेंस तरीका बनाते चल जाते हैं, कि मेरा कहने का मतलब ये तो मैंने बताया कि ये फैक्ट था, इसको मैंने सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन मैं इससे कितना एग्री करता हूं या मेरे सजेशन इससे कितने एग्री करते हैं, हावेवर एंड और, ठीक है, इस तरह से लेट्स आर्ग्यू दैट, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको बचाव कर देते हैं, ठीक है। यही तो है क्या है, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप किसको कितनी क्लियरिटी के साथ सोचते हो, ठीक है। अपोज नहीं करना होता है। आगे एम से पहले हम करेंगे यू, क्योंकि स्पेक्ट्रम RUM, अल्टीमेट कंक्लूजन 10%, अवॉइड अब्रप्ट एंडिंग और ए लेजी समरी ऑफ योर बॉडी पैराग्राफ्स, डिलीवर ए फॉरवर्ड लुकिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटर्न टू योर ओपिनियन हुक, क्रिएट ए सेटिस्फाइंग नैरेटिव लूप्स। बॉडी के बाद सीधा कंक्लूजन पे नहीं आना है, कंक्लूजन से पहले फॉरवर्ड लुकिंग करना है, यानी आपको जो बॉडी का पैराग्राफ है वो क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, और आपका ओपिनियन, मतलब उसमें आपका ओपिनियन झलकना चाहिए, ठीक है। आपने इतना पढ़ के क्या सीखा, आपका वर्ल्ड वाइडली क्या व्यू है, ये आपके सजेशन में दिखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एम फॉर मॉर्फोलॉजी एंड प्रेजेंटेशन। कीप पैराग्राफ शॉर्ट टू मीडियम, 4 से 6 लाइन में रखेंगे हम। यूज सोफिस्टिकेटेड ट्रांजिशन वर्ड्स, जैसे फर्दरमोर, कॉन्सिक्वेंसली, नेवरथलेसनेस, ठीक है, लेस। स्ट्रिक्ट प्रोज ओनली, एब्सोल्युटली नो बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का, प्रोज को रखना है, बुलेट पॉइंट्स आपको ज़्यादा यूज नहीं करने हैं। कहीं कहीं हम यूज कर लेते हैं, जगह कम पड़ जाती है, मुझे तो लगता नहीं कि जगह कम पड़ेगी, 1200 वर्ड में आपको काफ़ी स्पेस दिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल, 1000 से 1200 वर्ड, ठीक है। बॉडी का डायमेंशन 2, सबसे पहले, अच्छा यहाँ से बात करते हैं, उल्टा आ गया हमें, ठीक है। टाइटल क्या है, कंप्लिंग स्प्रिंग ऑन द गिवन टॉपिक मान लिया मैंने जैसे ड्रीम की बात करी, या फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ड्रीम के बाद ट्रुथ की बात कर ले, ठीक है। इंट्रोडक्शन मस्ट बी 100 to 150 वर्ड, क्योंकि हुक है 10%, कॉन्टेक्स्ट और थीसिस, ये तीनों चीज़ें मिला करके आपके इंट्रोडक्शन में शो होनी चाहिए।
उसके बाद बॉडी का डायमेंशन 200 से 250 वर्ड। इसमें क्या क्या एंगल रखेंगे आप? सोशल एंगल बैक्ड बाय एग्जाम्पल्स एंड डेटा। सोशल एंगल रख रहे हैं, कोई भी एंगल रखने से पहले आपके पास रेडीमेड डेटा होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स होने चाहिए, डेटा होना चाहिए। डेटा चाहे वो आप सर्वे से लें, इकोनॉमिक सर्वे से लें, या नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट, जरूरी नहीं, ठीक है, नीति आयोग की हो, PLFS की डेटा, मैं बार बार NCBC इन सब की बात करता रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो आर्ग्यूमेंट है ना उसको वजन देता है। एग्जामिनर को लगता है कि ये हवा में नहीं बोल रहा है, इसको पता है, इसने ये चीज़ें देखी है, इसने ये चीज़ें पढ़ी है, इसने न्यूज़पेपर को अच्छे से समझा है, इसने जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली जो चीज़ें चल रही है उसको समझ है, ठीक है, समझ में आया उसका, इसलिए तो डेटा रखा जाता है। उसके बाद डायमेंशन, ये डायमेंशन 1 है, ये डायमेंशन 2 है। पहला डायमेंशन सोशल एंगल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा पॉलिटिकल या गवर्नेंस एंगल, बताया ना, ठीक है। ये ड्राइवन बाय एनालिसिस, डेटा तीनों में रखेंगे हम, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट देने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना भाई। आर्ग्यूमेंट किसके आधार पे दे रहे हो, कोई तो बेस होगा, है कि नहीं। उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट, सम मे आर्ग्यू दैट हाउएवर, ये भी आप देखो यहाँ पे मैंने वर्ड लिमिट तक लिखा हुआ है कि आपको कितने वर्ड लिमिट तक रहना है। उसके बाद वे फॉरवर्ड, एक्शनेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स, प्रैक्टिकल होना चाहिए, नहीं कि आपने कुछ भी बात हवा में बोल दी, ऐसे नहीं होता। उसके बाद कंक्लूजन, जो कि 100 to 150 वर्ड में होता है। अब ये क्या होना चाहिए आपका, ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए क्लोजिंग या सिंथेसिस क्लोजिंग। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये है कि आपने ऊपर जितना भी बताया उसका क्रक्स क्या था, उसके क्रक्स से आप क्या समझाना चाहते हो, ये ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है। अब अब हमने ये तो पढ़ लिया कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, हमने ये तो पढ़ा ही नहीं कि क्या नहीं करना है, वो पढ़ रहे हैं अब क्या नहीं करना है, कि यानी जो हमें अवॉइड करना है, ठीक है, अवॉइडिंग चीजें, ठीक है। पहला कोटेशन ओवरलोडेड, वन डीपली रेलिवेंट पावरफुल कोट पर essay is sufficient, forcing 5 quotes into the text dilute your own voice। किसी भी एसे में एक कोट आमतौर पे सही रहता है, 2 भी सही रहते हैं, क्योंकि बीच बीच में हम कई बार यूज कर लेते हैं, बॉडी में यूज कर लेते हैं, एक तो इंट्रो में यूज कर लिया, एक बॉडी में यूज कर लिया। लेकिन आप 4 से 5 या 5 से 6 रखोगे तो उसमें जो आपका व्यू है ना वो कहीं नहीं बचेगा, आप उसी का व्यू समझाते चले जाएंगे जिसका वो कोट है कि नहीं, जिसका वो कोट्स है आप उसी का व्यू समझाते चले जाएंगे, तो इसमें आपकी खुद की आवाज़ या खुद का जो व्यू पॉइंट है वो बचेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा एक्सट्रीम पार्टनरशिप, ठीक है, अवॉइड पॉलिटिकल एब्सोल्यूट, द UPSC डिमांड ए न्यूट्रल कंस्ट्रक्टिव टोन, नोट ए मिलिटेंट मैनिफेस्टो। मैंने शुरू में ही कहा सेंट्रिक नहीं होना है, बायस नहीं होना है, ठीक है, न्यूट्रल रहना है, क्योंकि UPSC को न्यूट्रल चाहिए। आपको एक सिस्टम के नीचे काम करना है, सिस्टम के ऊपर नहीं। सिस्टम आप नहीं बना रहे, आप सिस्टम का हिस्सा हैं, सिस्टम से ऊपर नहीं है आप। आपके कोड कंडक्ट हैं, आपके रूल हैं, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है, उसके बाहर नहीं जाएंगे आप कि आप एक्सट्रीम उछला रहे हैं, मैं तो आज एक रात में ही चेंज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो नहीं। सिस्टम का हिस्सा है आप, आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो पर्सनल व्यू है किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके, पर्टिकुलर सोसाइटी को लेके, पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के, वो आपका अपना है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दिखना चाहिए, आपके वर्ड्स में नहीं दिखना चाहिए, यही वो कह रहा है, ठीक है। आगे सेकंड एसे फिटिच, ठीक है, रशिंग द सेकंड एसे इज ए फैटल मैथमेटिकल एरर, बोथ कैरी एग्जैक्टली 125 मार्क्स, 20 ओवर 3 घंटे में, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि भाई जो आपका दूसरा एसे है ना वो भी मैथमेटिकल एररली, मतलब कुल मिला के है कि इसका ये मतलब ये है कि दोनों का वेटेज उतना ही है 125, ये नहीं कि एक को ज़्यादा कर दे एक को कम कर दिया, नहीं, दोनों का वेटेज 125 ही है, उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा प्रेजेंटेशन नेगलेक्ट नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन इज द मोस्ट, मैंने वही कहा था ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पिछली क्लास में आप लोगों से बात हुई थी मेरी, तो मैंने यही बोला था कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है।
Eligible handwriting and lack of the margins will blended marks. The evaluator must be able to read your work effortlessly. ठीक है, मतलब इतना भी आप मिला करके ना लिखें, ठीक है, इतना भी आप घिनका ना लिखें, जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, कि एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत हो। क्यों पढ़ेगा वो, आपको काट के आगे चलेगा ना वो। आप ऐसा कुछ ऐसे लिखो कि उसको मन करे कि हाँ यार क्या लिखा है, पढ़ लेना चाहिए, अच्छा लग रहा है लिखा हुआ भी, ठीक है। क्योंकि मार्क्स देने का मतलब क्या है, मार्क्स आप, वो नहीं दे रहा आपको, मार्क्स आप ले रहे हो उससे, तो ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया द क्लोन एसे, नेवर रिप्रोड्यूस ए मेमोराइज टॉपर्स एसे, इट इज़ हाईली डिटेक्टेबल एंड हैवीली पेनलाइज्ड, ऑथेंटिकली ऑलवेज विंस, ठीक है, ऑथेंटिसिटी, सॉरी ऑथेंटिकली बोल रहा हूँ। तो देखो रिप्रोड्यूस का मतलब, मान लिया आपने किसी टॉपिक किसी एस्से, किसी का एस्से पढ़ लिया टॉपर्स का, आपने जाके वही सीधा चेप दिया, या आपने किसी को कॉपी कर लिया, तो ये आपको पेनलाइज कर सकता है, आपके नंबर खा सकता है, ठीक है। तो इससे भी बचना है, नहीं करना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे, जितना मार्जिन दिया है मार्जिन के बाहर नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन का मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ कि कैसे हमें इसको करना है। जैसे ए सोसाइटी प्रोग्रेस इज मेजर्ड नॉट बाय इट्स जीडीपी बट बाय द डिग्निटी ऑफ इट्स मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सिटीजन, ठीक है। ये ऐसे है एक, ठीक है, कि भाई जो सोसाइटी है उसको कैसे हम नापते हैं, उसे हम केवल इस चीज़ से नहीं नापते कि उसका जीडीपी कितना है, उसको हम ऐसे नापते हैं कि उसका जो मार्जिनलाइज्ड सिटीजन है उसकी डिग्निटी क्या है, ठीक है। उसके आधार पे हुक लिया, यानी इंट्रो में हमने कोट लिया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved, stabilize the economic aggregates of one hide human suffering, ठीक है। कोट लिया, अब इस कोट को हमने बताया इंट्रोडक्शन में, तो अब जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि हाँ इसको ना कनेक्टिविटी आती है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे जो है ना कनेक्टिविटी है, आपने कुछ पढ़ा उसको कनेक्ट कैसे कर दिया। मैं आपको बताऊं, जब मैं तैयारी करता था तब तक, अभी भी करता हूँ यार, तो क्या है कि कुछ कोचिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग है, ठीक है, उनके इंस्टाग्राम पेज पे ना एवरी संडे कोट्स आते थे, कभी किसी का आ गया, कभी दलाई लामा का आ गया, कभी किसी का, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखता था। स्क्रीनशॉट लेकर के मैं रात को ना उस कोट को लिखता था, ठीक है। पहले तो, अब तो देखो एआई हो गया, चैट जीपीटी पे डाल दो 50 वर्ड, 1000 वर्ड, चाहे 2000 वर्ड लिखवा दीजिए, ठीक है, आपको दे देगा। मैं क्या करता था, नेट पे जाता था, अलग अलग वेबसाइट से इनके बारे में पढ़ लेता था, ठीक है, कि इस कोर्स का एक्चुअल मतलब क्या है, क्यों दिया था, इसको मैं कहाँ कहाँ कनेक्ट कर सकता हूँ। पढ़ने के बाद इस पर एस्से लिख लेता था। मैं आपको बताऊँ, मैंने ना कम से कम 450 एस्से लिख के रखे हुए हैं कोट्स पे, कॉन्क्रीट नहीं एब्स्ट्रैक्ट, कोट्स पे 450 एस्से की मैंने एक अपनी डायरी बना रखी है। डायरी मतलब रजिस्टर होता है मोटे वाला। मैं ऐसे करता था, मैं सबको बच्चों को ही बोलता हूँ कि आप एक काम करो, रैंडमली कुछ भी उठाओ, ठीक है, कुछ भी उठाओ, से लिखना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली आया, अब दिल्ली में जब आया, मैं आमतौर पे अपने गांव जाता रहता हूँ, ठीक है, मैं अपने गांव से दिल्ली आया, अब रास्ते में मैंने क्या क्या देखा, ठीक है, क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, नोट करता चला। जैसे मैं बहुत मार्जिनलाइज बैकवर्डनेस एरिया से आता हूँ, तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या है, खेत में आमतौर पे कौन काम करता है, खेत में खाना पहुँचाने का काम किसका है, ठीक है। खेत में जो वो क्या बोलते हैं, वो जो सूखा लीव्स होती है, सूखे पत्ते होते हैं, उनको बीनने का काम कौन करता है खेत में। वही चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, उसको अपनी डायरी में नोट करता रहता हूँ, क्योंकि ये स्टोरीज़ हैं, ये ऐसे में डायरेक्ट काम आती है। मैं अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ, सभी को बोलता हूँ, अपने आमतौर पे अपने घर वालों को बोलता हूँ कि डेटा बहुत है, पड़ा हुआ है, फैला पड़ा है, बस उठा के कनेक्ट कहाँ करना है ये आपकी जिम्मेदारी, आपको आना चाहिए। आपने अगर ये सीख लिया ना, तो जीएस और एसए में आपसे ज़्यादा नंबर मुझे तो लगता नहीं को ले आए।
मैं आप सबकी बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि आपके इसके 1-2 नंबर का फासला हो, 5-10 नंबर का फासला, वो डिपेंड करता है कि आपने ज़्यादा कनेक्टिविटी सीख ली, आपने कम सीख ली। ठीक है, कनेक्टिविटी यही है, कंसोलिडेट कनेक्टिविटी, कंसोलिडेट कनेक्टिविटी। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़ पे ऐसी मान ली कोई न्यूज़ आई, वुमेंस पे आई या चिल्ड्रंस पे आई या ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आई। ठीक है, अब जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे आई तो ओबियसली डेटा तो हो गई ना भाई वहाँ। अब ऐसे तो है नहीं कि न्यूज़पेपर छाप दिया सही, डेटा तो देगा, आप उस डेटा को ले लो, उसको कनेक्ट करो, अपने जीएस में कनेक्ट करो, अपने एसए में कनेक्ट करो। ठीक है, आगे डायमेंशन 1 यानी आपका जो स्टेप 1 है ये आपका पैरा 1 है। ठीक है, डी कंस्टिट्यूट जीडीपी एज एन inherently limited metric that ignore unpaid care work, environmental degradation and deep seated inequality। अब ये देखो है कुछ नहीं, ठीक है, इग्नोर अनपेड केयर वर्क्स, कनेक्टिविटी, यानी आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो अपने एसए में डेटा को कि जो अनपेड लेबर है, आमतौर पे महिलाएं होती हैं अनपेड लेबर, घर में इतना काम करती है पूरा दिन सुबह से शाम तक हमारी माँ। ठीक है, और हम उनको कुछ नहीं देते, और अगर यही काम हम बाहर जाके किसी के घर पे करें तो उसको हमें मिलता है। ठीक है, और अभी देखो अब तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन अगर हम बैकवर्ड एरिया में जाएं तो वहाँ पे क्या है कि अभी भी अनपेड लेबर है। ठीक है, रखा हुआ है, खाना दे दिया, उसके बदले काम ले लिया। ठीक है, आगे डायमेंशन 2 ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इंडियाज इम्पेरिसिव मैक्रो जीडीपी ग्रोथ विद द इट्स राइजिंग गिनी कोफिशिएंट, साइट एनएफएचएस, यहाँ पे 5 है, इसको 6 कर दीजिए। 6 डेटा शोविंग दैट malnutrition among tribal children remains stubbornly high despite nation wealth। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो जीडीपी की ग्रोथ तो है, लेकिन गिनी कोफिशिएंट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हम इस डेटा को देखें तो आज भी मालन्यूट्रिशन की कमी है, खासकर ट्राइबल्स में। ठीक है, ट्राइबल्स भी तो पॉपुलेशन का हिस्सा है ना भाई, उनका भी तो रिसोर्सेज पे बराबर हक है ना, डेवलपमेंट का अधिकार उनका भी है ना, राइट टू इक्वलिटी उनका भी अधिकार है ये। ठीक है, तो ये डेटा फैक्ट रखना जरूरी है। नेक्स्ट, अब देखो एक कोट लेके आए हम पार्ट 2 में, पहला कोट हमने रख दिया वहाँ पे, दूसरा ए सोसाइटी प्रोग्रेस इज मेजर बाय, अच्छा फिर दोबारा से वही आया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ये नोटिस करने के लिए। डायमेंशन 3 डिफाइन डिग्निटी थ्रू टेंजिबल गवर्नेंस, एक्सेस टू सैनिटेशन, इसको स्वच्छ भारत, फूड सिक्योरिटी एनएफएसएस से, लीगल प्रोटेक्शन SC/ST एक्ट। डायमेंशन 3 हो गया। डायमेंशन के आप बता रहे हो, आप उसके ठीक है आर्ग्यूमेंट्स भी अपने दे रहे हो, डेटा के साथ उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। उसके बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, एक्नॉलेज द जीडीपी डज create necessary resources for welfare, however logically refute reliance on it by arguing that trickle down economic takes too long, the most vulnerable direct intervention is required। ठीक है, तो क्या कहता है कि जीडीपी का जो डिक्री है ना, वो क्रिएट नेसेसरी जो रिसोर्सेज है उनके आधार पे वेलफेयर तो क्रिएट करता है। जीडीपी बढ़ा, सीधी सी बात है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, जब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा तो वेलफेयर में ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है आपका। लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि इकोनॉमी क्या है ना, जो मोस्ट वल्नरेबल, जो मार्जिनल या वल्नरेबल जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो उनका इंटरवेंशन, डायरेक्ट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि भाई आप किसका वेलफेयर कर रहे हो, वेलफेयर किसका कर रहे हो? ठीक है, पॉपुलेशन का, आमतौर पे पॉपुलेशन का ही होता है ना। अब पॉपुलेशन में कौन, जो मेन स्ट्रीम में है, आप उन्हीं को तो दे रहे हो ना, जो मेन स्ट्रीम वाले हैं। और जो मेन स्ट्रीम में नहीं है उनका क्या, उनको कौन देखेगा? तो यहाँ पे उसका डेटा लेके आना है आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड जो आप देते हैं अपने एसए में,
शिफ्ट फोकस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस, पार्टिसिपेटरी ग्रास रूट गवर्नेंस एंड टारगेट स्कीम लाइक प्रधानमंत्री जीविका मिशन। ठीक है, उसके बाद ठीक है, क्रिसेंडो क्लोज विद द गांधी टैलिस्मैन, गांधी का जो टैलिस्मैन है, रिकॉल द फेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट, पेंटिंग ए फाइनल विजन ऑफ द ट्रू सबका साथ सबका विकास एंड द गारंटी डिग्निटी टू द पर्सनल टाइम। ठीक है, क्या लिखा है, लास्ट पर्सन इन लाइन। ठीक है, कहते हैं कि भाई डिग्निटी का मतलब ये कि जो स्ट्रीम लाइन है, लाइन के ये एक लाइन है, इस लाइन में जो आखिरी में लोग खड़ा है वेलफेयर उसका भी होना चाहिए, तब डेवलपमेंट माना जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आप शुरू के 4 लोगों का आपने डेवलपमेंट और कैसे चिल्ला रहे हो डेवलपमेंट, नहीं, जो लास्ट लाइन में खड़ा है उसका भी डेवलपमेंट है, तब वो डेवलपमेंट माना जाएगा। ये गांधी टैलिस्मैन है, ये तो पढ़ते ही होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल? ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एस्से जो है ना, आपका एस्से आपका एक्नॉलेज करता है आपकी नॉलेज को, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को, मैंने शुरू में बताया। एस्से आपका हो सकता है आर्गुमेंटेड भी, भाई आर्गुमेंट बेस पे होगा। ठीक है, साइनोप्टिक हो सकता है। ठीक है, ओरिएंटेड आपका वीव ओरिएंटेड हो सकता है। आपका क्या वीव है, क्या वीव का मतलब भाई कोई कोट दे दिया, कोट पे आपके वीव ही तो है, आप उसको कैसे कनेक्ट करके लिख पा रहे हो अपनी कहानियों को, आपने जो पढ़ा है डेटा उसको। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा कि किस तरह से हमें क्या लिखना है, क्या क्या हमें अवॉइड करना है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है अवॉइड की होती है कि हमें क्या अवॉइड करना है। लिख तो सभी रहे हैं भाई, सबसे अलग क्या लिखेंगे वो तभी लिख पाएंगे कि हमें क्या नहीं लिखना है, जब हमें ये पता होगा। ठीक है, तो आया सभी को पसंद समझ ये लेक्चर, ऐसे कैसे लिखना है? किसी का कोई सवाल यहाँ तक ऑनलाइन में? आ रही है, चैट्स आ रहे हैं। हाँ जी, आप सर आप यहाँ तक कोई इशू? अच्छा ठीक है, कुछ टॉपिक्स आपको टेलीग्राम पे मैं डलवा देता हूँ आज। ठीक है, वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, लिख के देखना। हाँ जी, ऑनलाइन में। हाँ जी, विशाल आप क्या कह रहे हैं? विशाल कह रहा है कि सर एक सेकेंड नीचे करो, उसको नीचे करो, नीचे। हाँ विशाल, इसको यहीं पे रोको। अच्छा सर, ये मेथड क्या सबके लिए? अरे भाई ऐसे तो मेथड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मेथड तो सबके लिए बराबर ही होगा ना, चाहे वो फिलोसफिकल हो, चाहे वो कॉन्क्रीट हो, या चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो। हाँ, चेंज थोड़ी ना कर दोगे। 10% इंट्रो लिख रहे हो 10% ही लिखोगे ना, 20% थोड़ी ना कर दोगे उसको। आर्ग्यूमेंट सब में भाई, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपने जो चीज लिखी है इंट्रो में, अब आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो उसमें अपनी स्टोरीज से, ठीक है, अपनी नॉलेज से, आपने कहाँ कितना पढ़ा है, चाहे वो न्यूज़ का डेटा हो, चाहे वो सर्वे का डेटा हो। ठीक है, अच्छा आप कहना चाह रहे हो कि फिलोसफिकल में हम डेटा क्यों? जरूरी थोड़ी ना है, फिलोसफी में क्या डेटा, स्टोरीज ले लो, उसके हिसाब से उसको सेटिस्फाई कर दो। ये जो डेटा की बात, हाँ मैं अब समझ पाया तुम्हारी बात। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सर फिलोसफिकल में डेटा की जरूरत पड़ती है कि नहीं? जरूरी नहीं है पढ़े, पर कई बार जरूरत पड़ जाती है, जैसे हमें कुछ सेटिस्फाई करना है। ठीक है, मुझे मान लिया मैं अपनी माँ की स्ट्रगल की कहानी ऐड कर रहा हूँ फिलोसफी में, कोई भी टॉपिक आ गया उस पर। ठीक है, अब मैं अकेले मेरी माँ की स्टोरी क्यों, जो मैंने और पढ़ी मैं उनकी भी ऐड कर लूँ, क्या दिक्कत है? महिला तो वे भी है ना। जरूरी नहीं होता है, मैं पहले कह रहा हूँ जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कई हद तक कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? तो चलिए फिर मैं विदाई लेता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर एस्से का ये जो
टॉपिक्स कैसे आपको सेलेक्ट करना है, क्या आपको लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितने में कितना वेटेज रखेंगे। पैरा 1 आप बॉडी को पैराज में तोड़ोगे, पैरा 1 में कितने वर्ड रखने हैं, पैरा 2 में कितने। देखो कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं आप पैरा 1 में आपने 150 रख दिया, दूसरे में आपको 150 ही रखने हैं, कई बार ज़्यादा हो गया कोई इशू नहीं है, लेकिन नीचे बैलेंस कर दो उसको आके, ऊपर ज़्यादा ले लिया नीचे कम ले लो, फिर नीचे उससे ज़्यादा ले लो, फिर कम ले लो, फिर बैलेंस करके चलो, ऐसे हो सकता है। क्योंकि फाइनल लिमिट आपकी 1200 है ना, 1200 या 1500, हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है जी। ठीक है, मैं लेक्चर को बंद आपके एंड करने से पहले फिर से अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताऊं। हमारा प्रोग्राम चल रहा है आंसर राइटिंग प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम है एकलव्य 2.0। इससे पहले हमने 1.0 चलाया था जिसमें ओनली 30 सीट्स थी जो कंप्लीट फुल हो गई थी, अब उसमें ठीक है कोई एडमिशन नहीं था, लेकिन इसमें हमने कोई सीट लिमिटेड नहीं रखा है। ठीक है, इसमें अभी एडमिशन्स जारी है, ठीक है, और इसमें चलते रहेंगे एडमिशन्स। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, थोड़ा सा टाइम लिमिट कर देंगे इसमें हम 3 महीने, ठीक है, लेकिन एडमिशन्स चल रहे हैं अभी, इसमें आप चाहे तो कर सकते हैं। इसका फीचर्स की बात करें, डेली 3 to 4 क्वेश्चंस टेस्ट, टॉपिक वाइज कवरेज सिलेबस का, सब्जेक्ट वाइज कवरेज सिलेबस का हम करा रहे हैं इसमें। ठीक है, डेली टारगेट दे रहे हैं आपको सॉरी, डेली टारगेट दे रहे हैं आपको। मान लिया इंसेंट का है, इंसेंट के 4 टॉपिक दे दिए, 4 टॉपिक शाम तक आप तैयार कर लीजिए, शाम को आपका टेस्ट होगा। फिर वीकली टेस्ट और इसमें ऐड किया हुआ है, वीकली में बस क्वेश्चंस आपके डबल हो जाएंगे, 8 to 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसकी कॉपी आपको अगले दिन मिल जाती है। फिर मान लिया हमने आज जीएस कंप्लीट किया, जीएस 1, अब एक फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका जीएस 1 का। ठीक है, फिर उसकी आपको एवेलुएट करके दिया जाएगा। इस तरह से ये प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी विदाई लेता हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल फॉर द गिविंग सच feedbacks which are important for me. So please go and subscribe our channel. Thank you.